रचना 11.1। रचना 11.1 में दोस्तों हमें एक दिए हुए रेखाखंड का विभाजन करना होगा। कैसे? एक रेखाखंड को हमें दिए हुए अनुपात में विभाजित करना होगा। तो एक रेखाखंड हमें ये भी दिया होगा, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसे हमें m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करना होगा, ठीक है। जैसे कि इस AB को हम दो भागों में बांट देंगे, AP और PB, ठीक है। तो AP हो जाएगा m और PB हो जाएगा n, ठीक है। जब हम AP अनुपात PB करेंगे तो हमें m अनुपात m n मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही है रचना 11.1 कि एक दिया हुआ रेखाखंड होगा, उसे दो भागों में, दो m अनुपात n में विभाजित करना है, ठीक है हमें। तो आइए देखते हैं कि हम इसकी रचना कैसे करेंगे। तो अब हम रचना को समझ लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं, m बराबर 3 और n बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम 3:2 में विभाजित करेंगे दिए गए रेखाखंड AB को। रचना के चरण, ठीक है। तो सबसे पहले तो AB हमें दिया हुआ है एक रेखाखंड, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो रचना का पहला चरण होगा, जो भी AB रेखाखंड दिया है उससे न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचते हैं, ठीक है। तो एक किरण AX खींची हमने, जो न्यून कोण बनाती है AB के साथ, ठीक है। न्यून कोण होता है दोस्तों 90 डिग्री से कम का कोण। ये हो गया। अब चरण 2 में AX पर हमें 5 बिंदु लेने हैं। और 5 कैसी आई संख्या हमारी, m बराबर 3 है और n बराबर 2 है। तो m और n को जोड़ेंगे तो 3 धन 2 हो जाएगा 5। तो AX पर हमें 5 बिंदु लेने हैं, उनका नामकरण भी कर देते हैं, A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है। इस प्रकार अंकित करेंगे कि वो बराबर दूरी पर हो। A से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही A3 से A4 हो, वही A4 से A5 हो। कैसे हो ये अभी आपको समझ में आएगा। तो प्रकार उठाइए, ठीक है। प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु ए पर रखिए और पेंसिल को कुछ दूरी पर ले जाइए नुकीले हिस्से से, ठीक है। ये दूरी कुछ भी हो सकती है, अपनी सुविधा के अनुसार आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमें 5 बिंदु अंकित करने हैं, तो ये दूरी इतनी रखिए कि ये 5 बिंदु अंकित हो जाए आपके ना, ये एक्स से बाहर ना चले जाएं, ठीक है। तो इतनी दूरी रखनी है, ठीक है। तो रख दी और एक चाप लगा दीजिए। अब ये चाप एक्स को जहाँ काटेगा उसे मान लेंगे A1 बिंदु हम, ठीक है। ये A1 बिंदु हो गया। अब जितनी चाप की दूरी ली थी हमने उतनी ही रखनी है, ठीक है, उतनी ही रखनी है। पर अब रख देंगे प्रकार को हम बिंदु A1 पर, प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु A1 पर रख देंगे। और जितनी दूरी पहले रखी थी, ठीक है, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की उतनी ही दूरी रखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। और फिर एक और चाप लगा देंगे। ये चाप एक्स किरण को जहाँ काटेगा, ठीक है, उसे मान लेंगे हम बिंदु A2, ठीक है। अब प्रकार में नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखनी है, प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे बिंदु A2 पर और एक चाप लगा देंगे। ये चाप AX को जहाँ काटेगा उस बिंदु को मान लेंगे बिंदु A3। अब दूरी वही रखनी है नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे A3 पर और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप जहाँ काटेगा AX को उसे मान लेंगे बिंदु A4, ठीक है। अब दूरी वही रखेंगे और प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे A4 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहाँ AX को काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A5। तो हमारे बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 हमने बना दिए जो हमें बनाने थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A से A1 की जो दूरी है वही दूरी A1 से A2 है, वही A2 से A3 है, वही A3 से A4 है, वही A4 से A5 है। वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और ये बराबर दूरी क्यों है? क्योंकि हमने प्रकार में नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को समान रखा था चाप लगाते समय, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे चरण पर। बी और A5 को मिला दीजिए, ठीक है। बी बिंदु ये है, A5 बिंदु ये है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो इन दोनों को मिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं चरण 4 पर। तो चरण 4 में है बिंदु A3 से होकर जाने वाली। अब A3 को क्यों पकड़ा? क्योंकि m बराबर यहाँ पर 3 है, ठीक है, इसलिए A3 से होकर जाने वाली और A5B के समांतर एक रेखा खींचिए जो AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हो। तो A5B के समांतर एक रेखा खींचनी है जो A3 से जाती हो, ठीक है, और AB को जहाँ प्रतिच्छेद करेगी उसे मानेंगे हम बिंदु C। तो दोस्तों समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। A5B के समांतर हमें खींचना है, ठीक है। तो प्रकार ली, उठाई हमने प्रकार, नुकीला हिस्सा रख दिया A5 पर, ठीक है। और थोड़ा सी दूरी लेके अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार, ठीक है, पेंसिल से एक लगा दिया चाप, थोड़ा बड़ा चाप लगाया ताकि ये चाप जो है AX को भी काटे और A5B को भी काटे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने बिंदु दर्शा दिए, ठीक है, ये दोनों बिंदु, एक जो AX को काट रहा है चाप और दूसरा जो A5B को काट रहा है, ठीक है। अब ये दूरी को इतना ही रखेंगे, ठीक है। और जो है प्रकार को ले जाएंगे हम A3 पर, क्योंकि A3 से समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है। और लगा देंगे चाप, चाप लगा दीजिए, ठीक है। चाप लगा देंगे। अब ये जो चाप है ये AX को जहाँ काटेगा वहां पर बिंदु से दर्शा देंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब क्या करना है हमको, फिर से प्रकार ली। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नापेंगे जो हमने पहला चाप लगाया था A5 से, ठीक है। तो वो दो बिंदु मिले थे, एक AX पर और एक A5B पर, ठीक है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्रकार से नापेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि स्केल से भी नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकार से नापना है, क्यों, आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। फिर उतने ही प्रकार का में पेंसिल और नोक की दूरी उतनी ही रखेंगे। आप प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे जब हमने A3 से जो चाप लगाया था और जो वो चाप AX को जहाँ काटा था जिस बिंदु पर, वहां पर रख देंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को और एक चाप काट देंगे, ठीक है। अब ये दोनों चाप, ये लाल वाला और जो अभी वाला चाप है, जहाँ मिलेंगे वहां एक बिंदु रख देंगे, ठीक है। एक बिंदु मिल गया हमको दोनों चाप को काटता हुआ। अब A3 से और ये जो दोनों चाप काट रहे थे एक दूसरे को, वहां से जाते हुए एक रेखा खींच देंगे और वो रेखा जहां पर भी AB को प्रतिच्छेद करेगी वो होगा हमारा बिंदु C, ठीक है। ये होगा हमारा बिंदु C। तो दोस्तों अब A3C
और A5B ये क्या होंगे, समांतर होंगे। यही तरीका है दोस्तों समांतर रेखा खींचने का, ठीक है। तो इस तरीके को अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब दोस्तों AC अनुपात CB जो होगा वही होगा हमारा 3:2, ठीक है। AC और CB ये अब 3:2 में विभाजित हो गया रेखाखंड AB। AC और CB में AC होगा 3 और CB होगा 2, ये इनका अनुपात होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तब AC अनुपात CB बराबर होगा 3:2 के। तो दोस्तों ये तो हो गई रचना। अब हमें रचना की प्रमाणिकता देखनी है, रचना का औचित्य देखना है, ठीक है। रचना को सिद्ध करना है कि जो हमने किया है वो सही किया है। तो भाई लोगों रचना तो हो गई, अब रचना की प्रमाणिकता कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं। तो दोस्तों रचना करते समय हमने क्या किया था, ये जितने भी बिंदु लिए थे A1 A2 A3 A4 A5 ये सब बराबर दूरी पे लिए थे। इसलिए A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 था, ठीक है। तो अब देखिए A3 A से लेके A3 तक के बीच की दूरी ये कितनी होगी, ये होगी A1 धन A1 A2 धन A2 A3। तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, A3 बराबर A1 धन A1 A2 धन A2 A3, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए A3 बराबर A1 को तो A1 ही लिख दिया, धन A1 A2 किसके बराबर है A1 के, तो हमने लिख दिया A1 धन A2 A3। तो A2 A3 भी A1 के बराबर है तो लिख दिया A1। अब देखो 3 बार आ गया A1, तो A3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा A1 के। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब A3 A5 A3 से A5 तक के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, वो कितनी होगी A3 A4 धन A4 A5। तो वही तो लिखा है, और क्या लिखा है, A3 A5 बराबर A3 A4 धन A4 A5, ठीक है। अब A3 A5 बराबर A3 A4 किसके बराबर है A1 के, तो वो लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। A4 A5 वो भी A1 के बराबर है तो A1 लिख दिया। तो A3 A5 किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखो 2 बार A1 लिखा है तो 2 गुणा A1 के बराबर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब A3 बटे A3 A5, तो A3 है 3 गुणा A1 लिख दिया, बटे A3 A5 है 2 गुणा A1 वो लिख दिया। ऊपर भी A1 है और नीचे भी A1 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच करेंगे एक दूसरे को। तो A3 बटा A3 A5 हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो A3 बटा A3 A5 का अनुपात मिल गया 3/2। अब हमने A3C जो खींचा था वो समांतर खींचा था A5B के, A3C जो खींचा था हमने A3C वो A5B के समांतर खींचा था, ठीक है। ये दोनों समांतर थे, A3C समांतर था A5B के, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं त्रिभुज A5B में, ठीक है, ये बड़े त्रिभुज में। तो दोस्तों अब आपको जाना पड़ेगा अध्याय 6 में। अध्याय 6 में एक प्रमेय पड़ी थी, प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। वो वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं, प्रमेय 6.1 का वीडियो, आपको समझ आ जाएगा सारा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने क्या सिद्ध किया था, हमने सिद्ध किया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A5B जो है वो त्रिभुज की एक भुजा है, इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची A3C, ठीक है, जो कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं A5 को बिंदु A3 पर और AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो अन्य दो भुजाएं हैं समान अनुपात में एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। इसका मतलब है कि AC बटा CB, AC और CB, ठीक है, ये दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, A3 और A3 A5, ठीक है। तो हमने लिख दिया AC बटा CB बराबर होगा A3 बटा A3 A5, ठीक है। और A3 बटा A3 A5 ये हम निकाल चुके हैं 3/2, बहुत ही बढ़िया। तो AC बटा CB क्या हो जाएगा 3/2। तो हम कह सकते हैं कि AC अनुपात CB बराबर होगा 3:2, ठीक है। और यही हमारी रचना थी कि AC अनुपात CB 3:2 है, तो हमने अपनी रचना की प्रमाणिकता कर दी, रचना की जो है हमने औचित्य दे दिया। तो ये हो गई आपकी रचना का प्रमाणिकता। अब दोस्तों इसकी एक और विधि है, उसको भी आप ध्यान से देखिए, तो फिर आपको जो विधि अच्छी लगी आप उस विधि से अपने एग्जाम में, पेपर में, परीक्षा में करके आ सकते हैं। तो एक और विधि है, वो भी बहुत आसान विधि है और उसकी भी प्रमाणिकता है। तो आप दोनों विधियों को देख लीजिए, दोनों को समझ लीजिए, ठीक है, फिर आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। तो अब हम चलते हैं दूसरी विधि पर। तो आइए दोस्तों स्वागत है आपका, दूसरी विधि समझ लेते हैं इस प्रमेय की। तो उसकी रचना के चरण, तो पहले तो दिया हुआ रेखाखंड AB बना लेंगे, ठीक है। फिर AB से न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचेंगे जो पहले भी खींची थी हमने, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण। अब दूसरे चरण में क्या है, कोण BAX, ठीक है, BAX जो कोण है उसके बराबर एक कोण बनाएंगे, कोण ABY, ठीक है। और AX के समांतर एक किरण खींचेंगे BY, ठीक है। तो उसकी विधि को समझ लेते हैं, ठीक है। तो AX के समांतर हमें BY खींचना है, इसकी विधि समझ लेते हैं हम। पहले तो हम एक प्रकार लेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु ए पर और एक चाप लगा देंगे। ये चाप जो है, ये चाप जो है हमारा ए बी को भी काटेगा और ए एक्स को भी काटेगा, ठीक है, ये चाप लगा दिया। अब जहां पर ये ए बी को काट रहा है वो दूरी हमने उतनी ही रखी, ठीक है। और प्रकार को ले गए हम, ठीक है, ये इसी प्रकार को इतनी ही दूरी पर रख कर ले गए बिंदु बी पर नुकीले हिस्से को, ठीक है, और एक चाप लगा दिया, ठीक है, ये चाप ए बी को काटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से हमने प्रकार ली
और ये दूरी नापी, जहाँ पर जो हमने चाप लगाया था बिंदु ए से, वो चाप जो है जहाँ पर ए बी को काट रहा था और जहाँ पर ए एक्स को काट रहा था, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रकार से नापेंगे और प्रकार में उतनी ही दूरी रखेंगे नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और नुकीले हिस्से को ले जाएंगे ऊपर जो चाप हमने बनाया था बिंदु बी पर प्रकार को रखकर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा और एक चाप लगा देंगे, लाल रंग का चाप लग गया हमारा। ठीक है, अब ये दोनों चाप, ऊपर वाला जो काला चाप है और लाल चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटे वहां पर एक बिंदु ले लिया। अब बिंदु बी और ये जो बिंदु आया है, इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी। ठीक है, उसका नाम दे दिया हमने बी वाई। ठीक है, ये एक किरण खींच दी हमने बी वाई किरण। ठीक है, वही हमें खींचनी थी। तो अब यहाँ पर ए एक्स और बी वाई ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब चरण तीन में हमें क्या करना है, ए एक्स पर हमें तीन बिंदु लेने हैं, ए वन ए टू ए थ्री। तीन क्यों लेने हैं, क्योंकि एम बराबर तीन है। और बी वाई पर हमें लेने हैं दो बिंदु, क्योंकि एन बराबर दो है। तो बी वाई पर बिंदु लेंगे, उनका नामकरण कर दिया बी वन बी टू। और ए एक्स पर जो लिए हमने, उनका नामकरण कर दिया ए वन ए टू ए थ्री। ए एक्स पर तीन लेंगे क्योंकि एम तीन है, और बी वाई पर दो लेंगे क्योंकि एन दो है। ठीक है, किस प्रकार अंकित करेंगे कि ए से ए वन की जो दूरी है वही दूरी ए वन ए टू की हो, वही दूरी ए टू ए थ्री की हो, जैसा कि विधि एक में किया था हमने। और यही दूरी बी से बी वन की हो और यही दूरी बी वन से बी टू की हो। कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। प्रकार उठाइए, नुकीला हिस्सा बिंदु ए पर रखिए, अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल को नुकीले हिस्से से कुछ दूरी पर रखिए और एक चाप लगा दीजिए। ये चाप एक्स को काटना चाहिए, जहां पर भी ये एक्स को काटेगा उसे बिंदु ए वन मान लेंगे हम। अब दूरी को फिक्स रखेंगे, दूरी को नहीं छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, जो दूरी ले ली है अब उसको वही रखना है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा ले आएंगे बिंदु ए वन पर, और फिर पेंसिल से एक और चाप लगा देंगे, जो कि एक्स को जहाँ काटेगी उसे मान लेंगे हम बिंदु ए टू। अब प्रकार की जो दूरी है वो तो वही रखेंगे। ठीक है, पेंसिल की और नुकीले हिस्से की। अब नुकीले हिस्से को ले जाएंगे ए टू पर, और पेंसिल से लगा देंगे एक और चाप। ये चाप जहां पर ए एक्स किरण को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु ए थ्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु ए थ्री। तो दोस्तों, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल में दूरी तो अभी वही रखेंगे। ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे हम बिंदु बी पर, और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। अब ये चाप बी वाई को जहाँ काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु बी वन। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे हम बिंदु बी वन पर, दूरी वही रहेगी प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की। ठीक है, और पेंसिल से एक और चाप लगा देंगे। ठीक है, ये चाप जहां पर भी बी वाई को काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु बी टू। तो ये मिल गया हमें बिंदु बी टू। तो ये हमें इस प्रकार मिल गया, ए से ए वन की जो दूरी है वही दूरी ए वन से ए टू की है, वही दूरी ए टू से ए थ्री की है, और वही दूरी बी से बी वन की है, और वही दूरी बी वन से बी टू की है। ठीक है, इस प्रकार हमने रचना कर दी इन बिंदुओं की, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू की। अब आ जाते हैं दोस्तों रचना के चौथे और अंतिम चरण में। बिंदु ए थ्री और बी टू को मिलाइए। ए थ्री और बी टू, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, माना कि यहाँ रेखाखंड ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी को जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु सी। तब ए सी अनुपात सी बी जो है वो 3:2 के बराबर होगा। ए सी और सी बी का जो अनुपात होगा वो 3:2 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों हमारी रचना। अब हम इसकी प्रमाणिकता भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं। ये हमने रचना की थी, ए से ए वन की जो दूरी थी वही ए वन ए टू की थी, वही ए टू ए थ्री की थी, वही बी वन बी से बी वन की थी, और वही बी वन बी टू की थी। तो अब ए से ए थ्री के बीच की दूरी क्या होगी, ए से ए थ्री के बीच की दूरी ए ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री। वही तो लिखा है यहाँ पर, ए ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री। ठीक है, और ये सब किसके बराबर है, ए ए वन के बराबर है। ठीक है, तो सबको ए ए वन लिख सकते हैं। तो ए ए थ्री हो जाएगा ए ए वन धन ए ए वन धन ए ए वन। ठीक है, क्योंकि ए वन ए टू ए ए वन के बराबर है, ए टू ए थ्री ए ए वन के बराबर है, तो वही लिख दिया हमने। तो ए ए थ्री क्या हो जाएगा, ए ए वन तीन बार है तो तीन गुणा ए ए वन, तो ए ए थ्री हो गया तीन गुणा ए ए वन। अब बात आती है बी से बी टू के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्या होगी, बी बी वन धन बी वन बी टू, वही लिख दिया हमने बी बी वन धन बी वन बी टू। ठीक है, बी बी वन और बी वन बी टू ये भी ए ए वन के बराबर है। तो बी बी टू कितना हो जाएगा दोस्तों, बी बी वन की जगह लिख देंगे ए ए वन, धन का चिन्ह लगा देंगे, और बी वन बी टू की जगह लिख देंगे ए ए वन। तो ए ए वन दो बार लिखा है तो बी बी टू हो जाएगा दोस्तों दो गुणा ए ए वन। ये हो गया। अब अगर हम अनुपात निकाल लें, ए ए थ्री बटा बी बी टू, ए ए थ्री है तीन गुणा ए ए वन वो लिख दिया, बटे में बी बी टू है दो गुणा ए ए वन वो लिख दिया। ऊपर ए ए वन है, नीचे ए ए वन है, आपस में ये दोनों एक दूसरे को थैंक यू वेरी मच करेंगे और काट देंगे। तो क्या बचेगा हमारा, तीन बटा दो। तो ए ए थ्री बटा बी बी टू आ गया हमारा तीन बटा दो। ठीक है, तो ए ए थ्री बटा बी वन बटा बी बी टू आ गया हमारा तीन बटा दो। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी ए थ्री। ठीक है, ये त्रिभुज ए सी ए थ्री, ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज पीले रंग से दिखाया, और त्रिभुज बी सी बी टू में, ऊपर वाला ये त्रिभुज बी सी बी टू, ठीक है, लाल रंग से दिखाया हमने। इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं हम, कौन ए बराबर कौन बी। ये जो कौन ए है ये कौन बी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यही हमने रचना की थी। ठीक है, रचना से हमारा आया था ये। तो कौन ए बराबर कौन बी रचना से। ठीक है, कौन है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। कौन सी बराबर कौन सी। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज ए सी ए थ्री में, ये पीले वाले त्रिभुज में ये कौन सी ये है, और त्रिभुज बी सी बी टू में कौन सी ये ऊपर वाला है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। अब ए कसौटी से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप।
ठीक है, ए कसौटी से। क्रम क्या होगा, कोणों का क्रम लिख देते हैं, ए सी, और जो अक्षर बच गया ए थ्री वो लिख दिया। समरूप होगा त्रिभुज किसके, बी सी, बी सी लिख दिया, जो बच गया अक्षर बी टू वो लिख दिया। तो त्रिभुज ए सी ए थ्री समरूप होगा त्रिभुज बी सी बी टू के, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए पहला दूसरा अक्षर पकड़ा तो ए सी, तो दाईं तरफ भी पहला दूसरा अक्षर पकड़ा बी सी, ए सी बटा बी सी बराबर, पहला और तीसरा अक्षर पकड़ते हैं ए ए थ्री, तो दाईं तरफ भी पहला और तीसरा पकड़ेंगे बी बी टू, तो ए ए थ्री बटा बी बी टू के बराबर होगा। तो ए सी बटा बी सी बराबर होगा ए ए थ्री बटा बी बी टू। ठीक है, अब ए ए थ्री बटा बी बी टू हम निकाल चुके हैं, तीन बटा दो है, तो ए सी बटा बी सी जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, ए ए थ्री बटा बी बी टू। ठीक है, और ए ए थ्री बटा बी बी टू निकाल चुके हैं हम, तीन बटे दो है, तो ए सी बटा बी सी भी हमारा क्या आ जाएगा, तीन बटा दो। ए सी बटा बी सी तीन बटा दो आ गया। ठीक है, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, बी सी और सी भी एक ही चीज है। ठीक है, लंबाई ही है। ठीक है, चाहे बी सी लिखें चाहे सी भी लिखें, तो ए सी बटा सी भी आ गया तीन बटा दो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी अनुपात सी भी होगा तीन अनुपात दो। ठीक है, ए सी और सी भी जो है तीन अनुपात दो होगा। ठीक है, और यही हमने रचना की थी, ए बी रेखाखंड को हमें हमने तीन अनुपात दो में विभाजित करना था, तो हमारी रचना सही है। ठीक है, तो इस तरह हमने रचना की प्रमाणिकता पूरी कर ली। तो दोस्तों, आपको जो भी विधि पसंद आई हो, विधि एक या विधि दो, आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक विधि का प्रयोग करेंगे और उसकी रचना की प्रमाणिकता करेंगे। रचना 11.2। रचना 11.2 में दोस्तों हमें एक दिए गए स्केल गुणक, स्केल गुणक होता है दोस्तों जैसे कि 3/4 या 4/3, ठीक है, के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो हमें एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, और इस त्रिभुज के समरूप हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी होगी दिए गए स्केल गुणक के अनुसार। ठीक है, स्केल गुणक क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर स्केल गुणक जो है वो एक से कम है, ठीक है, तो जो समरूप त्रिभुज होगा वो छोटा बनेगा, और अगर स्केल गुणक एक से बड़ा है तो समरूप त्रिभुज जो है वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो रचनाएं करनी होंगी इस रचना में, एक दिए गए त्रिभुज से छोटे त्रिभुज की रचना और दूसरा दिए गए त्रिभुज से बड़े त्रिभुज की रचना। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमें स्केल गुणक कितना दिया गया है। तो आइए अब हम करते हैं रचना 11.2 को। तो दोस्तों हम पहले तरह की रचना कर लेते हैं जिसमें स्केल गुणक जो है एक से छोटा होगा, तो हम मान लेते हैं कि 3/4 है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, और हमने अपनी सुविधा के लिए 3/4 मान लिया है एक से छोटे को। ठीक है, तो एक दिए हुए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। स्केल गुणक एक से कम ले लिया है हमने, यानी कि 3/4, यानी कि समरूप त्रिभुज जो है वो छोटा त्रिभुज बनेगा दिए गए त्रिभुज से। तो एक दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 हो। तो अभी हमने कहा था ना स्केल गुणक क्या होता है। ठीक है, तो जो संगत भुजाओं का अनुपात आएगा वही होता है हमारा स्केल गुणक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, हमने मान लिया है 3/4। ठीक है, उसी बात को घुमा फिरा के दोबारा लिख दिया है। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसके समरूप हो और जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की क्या हो, 3/4 हो। तो दोस्तों पहले तो हम सीखेंगे कि दिए गए त्रिभुज की रचना कैसे करनी है। ठीक है, तो उसकी रचना के चरण, इसके बाद हम सीखेंगे समरूप त्रिभुज कैसे बनाना है। तो हमें त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है दिए गए त्रिभुज की, तो रेखाखंड एबी खींच लेंगे। ठीक है, एबी लंबाई का रेखाखंड एबी खींच लेंगे। फिर ए को केंद्र मानकर तथा एसी दूरी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे। ए को केंद्र मानेंगे तो ए पर रख देंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी रखेंगे एसी के बराबर। ठीक है, और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर बी को केंद्र मानकर तथा बीसी को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा बी पर रखेंगे क्योंकि बी को केंद्र मान रहे हैं, और बीसी के बराबर दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल में, और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। मान लेते हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करें उसे मान लेंगे हम बिंदु सी। अब ए सी को मिलाइए तो ए और सी को मिला देते हैं। ठीक है, फिर बी सी को मिलाइए तो बी और सी को मिला देते हैं। अब ए बी सी बन गया एक त्रिभुज हमारा। तो तब ए बी सी दिया गया त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज नहीं है, दिया गया त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी सी दिया गया त्रिभुज हमने बना लिया। अब हमें अभिष्ट अभिष्ट त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज बनाना है। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका स्केल गुणांक 3/4 अर्थात एक से कम होगा, यानी कि दिए गए त्रिभुज एबीसी से छोटा होगा। ठीक है, तो रचना के चरण लिख लेते हैं। ए बी से शीर्ष सी की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण ए एक्स खींचिए। तो हम एक किरण ए एक्स खींचेंगे जो कि ए बी से शीर्ष सी जैसे ऊपर है तो नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और ए बी से ये न्यून कोण बनाती हो, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का कोण। ठीक है, तो ए एक्स हमने खींच दी किरण। चरण दो में ए एक्स पर हमें लेने हैं चार बिंदु। ठीक है, अब चार बिंदु क्यों लेने हैं, क्योंकि जो हमने स्केल गुणांक लिया है 3/4, तो उसमें दो संख्याएं ऊपर तीन और नीचे चार, तीन और चार में जो भी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जो भी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, यहाँ यहाँ पर चार है तो चार, चार बिंदु A1 A2 A3 और A4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि ये बराबर दूरी पर हो। ठीक है, यानी कि ए से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही दूरी A3 से A4 हो, ये बराबर दूरी पर हो। कैसे करते हैं अभी समझ लेते हैं हम इसको। प्रकार उठाइए, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए बिंदु ए पर, और पेंसिल को नुकीले हिस्से से कुछ दूरी पर अपनी सुविधा के अनुसार रख दीजिए कि चार बिंदु हम इस पर बराबर दूरी पर बना सकें। ठीक है,
ठीक है, तो कितनी भी दूरी पे रख सकते हैं, पर अपनी सुविधा के अनुसार इतनी दूरी पे रखना है कि 4 बिंदु आ जाएँ एक्स पर, ठीक है? और एक चाप लगा दीजिए। ये चाप एक्स को जहाँ काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A1, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब ये दूरी फिक्स रख देंगे जो हमने लिए प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु A1 पर, और पेंसिल से लगा देंगे एक और चाप। ये चाप जहाँ पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A2, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा बिंदु A2। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी तो वही रखेंगे, ठीक है? अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम अपने नए बिंदु A2 पर, और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A3। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे बिंदु A3 पर, और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप एक्स को जहां काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A4, ठीक है? तो हमने A1 A2 A3 A4 अंकित कर दिए ए एक्स पर, और ये सारे बिंदु एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, मतलब कि ए से A1 की जो दूरी है A1, वो बराबर होगी A1 से A2 की दूरी यानी कि A1 A2 के, वो बराबर होगी A2 से A3 की दूरी यानी कि A2 A3, वो बराबर होगी A3 से A4 के बीच की दूरी यानी कि A3 A4, ठीक है? तो इस प्रकार हमने ये 4 बिंदु अंकित कर दिए। अगले चरण में बी और A4 को मिला दीजिए। ये हमने 4 बिंदु खींचे थे, जो चौथा बिंदु है A4, इसको बी से मिला देते हैं, ठीक है? तो मिला दिया हमने, स्केल से आप मिला देंगे। फिर क्या करना है, हमें बिंदु A3। अब बिंदु A3 का नंबर क्यों आया? क्योंकि देखो 3/4 में जो भी छोटी संख्या होगी उसको लेंगे। तो 3/4 में 3 और 4 में से छोटी संख्या है 3, तो हमने A3 को पकड़ा। तो A3 से होकर जाने वाली और BA4 के समांतर, ठीक है? BA4 ये अभी हमने खींचा, तो BA4 के समांतर हमें A3 से जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो AB को B डैश पे प्रतिच्छेद करेगी। तो AB को जहाँ भी प्रतिच्छेद करेगी वो उसे मान लेंगे हम B डैश। तो हमें BA4 के समांतर एक रेखा खींचनी है जो A3 से होकर जाए और AB को जो है प्रतिच्छेद करे जिस बिंदु पर, उस बिंदु को कहेंगे हम बिंदु B डैश। तो दोस्तों अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम समांतर रेखाएं खींचते हैं, ठीक है? उसी विधि का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। हमें BA4 के समांतर खींचनी है रेखा, तो हमने A4 पर रखा प्रकार का नुकीला हिस्सा, और अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल को थोड़ी दूरी पर ले गए और एक चाप लगा दिया। ये चाप थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे कि ए एक्स को भी काटे और A4 बी को भी काटे, ठीक है? तो जहां पर ये एक्स को काट रहा है वहां पर एक बिंदु को दर्शा दिया, जहां पर ये बी A4 को काट रहा है वहां पर एक बिंदु को दर्शा दिया। अब ये दूरी जो है वो हमने फिक्स रखी, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे A3 पर, क्योंकि यहाँ हमने A3 बिंदु की चर्चा की थी। 3/4 में 3 और 4 में से 3 छोटा था, तो A3 पर, क्योंकि हमें A3 से खींचनी है समांतर रेखा, तो A3 पर अब उतनी ही दूरी का एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप AX को जहाँ काटेगा वहां पर एक बिंदु को हम दर्शा देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, हमको प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे हम, जहां पर जो हमने पहला चाप लगाया था बिंदु A4 से, ये लाल रंग का, ये चाप दो बिंदुओं पर काट रहा था। एक बिंदु था हमारा AX किरण पर और एक था BA4 पर, ठीक है? तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को नापेंगे प्रकार से, स्केल से नहीं, प्रकार से नापेंगे, और नुकीला हिस्सा रखेंगे जहां पर AX को काटा था इस चाप ने, ठीक है? उस बिंदु पर, ठीक है? अब ये दूरी को इतने ही रखेंगे, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे जहां पर हमने दूसरा चाप लगाया था बिंदु A3 से लाल रंग का, और वो चाप जहां पर AX को काट रहा था वहां पर उस बिंदु पर ले जाएंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को, और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे जो लाल रंग के जो पहले चाप को कहीं ना कहीं काटेगा। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहां पर एक बिंदु दर्शा देंगे, ठीक है? ये बिंदु दर्शा दिया। अब A3 बिंदु जो है और ये जो बिंदु आया है इन दोनों चापों को काटने से, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला एक रेखा खींचेंगे, ठीक है? ये रेखा AB जो भुजा है हमारी त्रिभुज की, उसको जहाँ प्रतिच्छेद करेगी उसे मान लेंगे बिंदु B डैश, ठीक है? तो अब जो A3 B डैश है, या हम कह लें B डैश A3 है, वो BA4 के समांतर होगा, ठीक है? तो BA4 के समांतर होगा B डैश A3, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो यही विधि है किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींचने की, ठीक है? तो ये हमने B डैश A3 समांतर खींच दिया BA4 के। अब रचना के पांचवें और अंतिम चरण में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, बिंदु बी डैश मिल गया हमको, तो बिंदु बी डैश से होकर जाने वाली BC के समांतर एक रेखा खींचनी है, ठीक है? तो बी डैश से जाने वाली और BC के समांतर एक रेखा खींचनी है जो AC को जहाँ प्रतिच्छेद करेगी उसे मानेंगे हम बिंदु C डैश, ठीक है? तो कैसे समांतर रेखा खींचना है वो तो हम सीख चुके हैं, तो वैसे ही खींच लेते हैं। BC के समांतर खींचना है, तो प्रकार उठाई, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा बिंदु B पर और कुछ दूरी पर एक चाप लगा दिया। चाप थोड़ा बड़ा लगाया ताकि ये AB को भी काटे और BC को भी काटे। जहाँ AB को काट रहा है वहां पर बिंदु दर्शा दिया, जहाँ BC को काट रहा है वहां भी बिंदु दर्शा दिया। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखी। अब जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है बी डैश से खींचनी है, तो बी डैश पे रखा प्रकार का नुकीला हिस्सा और एक बड़ा सा चाप लगा दिया। ये चाप जहां पर भी काटेगा AB को वहां पर एक बिंदु से हमने दर्शा दिया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, समांतर रेखा खींचने के लिए ये जो दो बिंदु मिले हमें जब हमने बी से चाप लगाया था हरे रंग का, तो एक बिंदु मिला था AB पर और दूसरा बिंदु मिला था BC पर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे, ठीक है? किससे, प्रकार से, और नुकीला हिस्सा रखेंगे जहां पर बिंदु मिला था हमें भुजा AB पर, ठीक है? वहां पर नुकीला हिस्सा रखेंगे और दूरी को नाप लेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, ठीक है?
और अब इस प्रकार के न्यूक्लियस को ले जाएंगे उस बिंदु पर जो बिंदु हमें मिला था बी डैश से चाप लगाने पर, ठीक है। बी डैश से चाप लगाने पर जब ये हरे रंग का चाप ए बी से जहां टकराया था, प्रतिच्छेद किया था, वहां पर जो बिंदु मिला था वहां पर रखेंगे प्रकार का न्यूक्लियस था, और प्रकार और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे जो हमने अभी नापी थी यहाँ से, और एक पेंसिल से चाप लगा देंगे। ये जो चाप लगाया है हमने पेंसिल से, ये हरे रंग के चाप को जो हमने बी डैश से लगाया था उसको जहां काटेगा वहां पर एक बिंदु दर्शा देंगे, ठीक है। अब बी डैश और ये जो दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु मिला है उससे होकर जाती हुई एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये जो रेखा खींची हमने, ये एसी को जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मान लेंगे हम बिंदु सी डैश, ठीक है। तो इस हिसाब से अब क्या होगा, हमने रचना कर दी बीसी के समांतर एक भुजा की जो है बी डैश सी डैश, ठीक है। तो बीसी के समांतर होगा अब बी डैश सी डैश, ठीक है। बी डैश सी डैश जो है बीसी के समांतर होगा। तब ए बी डैश सी डैश क्या होगा, हमारा अविष्ट समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। तो जो हमें समरूप त्रिभुज बनाना था वो मिल गया हमें, ए बी डैश सी डैश, ये हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज है जिसका स्केल गुणक दिए गए त्रिभुज का 3/4 है, ठीक है। तो ये तो हो गई रचना। अब हमें रचना की करनी है प्रमाणिकता। रचना कर ली दोस्तों हमने, अब हमें रचना की करनी है प्रमाणिकता, ठीक है, कि कैसे हमारी रचना सही है। तो दोस्तों जो हमने बिंदु ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बनाए थे वो किस प्रकार बनाए थे कि ए से ए वन की जो दूरी है वही दूरी ए वन से ए टू की है, वही ए टू से ए थ्री है, वही ए थ्री से ए फोर है, यानी कि ए वन बराबर है ए वन ए टू के, बराबर है ए टू ए थ्री के, बराबर है ए थ्री ए फोर के। तो दोस्तों अगर हम ए से ए थ्री की दूरी निकालें, ए ए थ्री, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए से ए थ्री तक की दूरी तो कितनी होगी, ए ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री। तो हमने लिख दिया ए ए थ्री बराबर ए ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री। अब ए थ्री बराबर हो जाएगा ए वन को तो वही लिखा धन ए वन ए टू किसके बराबर है, ए वन के, तो उसकी जगह ए वन ए टू की जगह रख देंगे ए वन, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। ए टू ए थ्री किसके बराबर है, ए वन के, तो ए टू ए थ्री की जगह भी रख दिया ए वन। तो ए थ्री किसके बराबर हो गया, 3 बार ए वन आ गया, तो ए थ्री हो जाएगा हमारा 3 गुणा ए वन। अब निकाल लेते हैं दोस्तों ए फोर, ए से लेके ए फोर तक की दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी ए से ए फोर, ये कितनी होगी ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री धन ए थ्री ए फोर। तो हमने वही लिख दिया ए फोर बराबर ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री धन ए थ्री ए फोर। तो ए फोर किसके बराबर होगा, ए वन को तो ए वन ही लिखा, धन का चिन्ह लगाया, ए वन ए टू को लिख सकते हैं ए वन, तो वो लिख दिया हमने। फिर धन ए टू ए थ्री को लिख सकते हैं ए वन, तो वो लिख दिया हमने। धन ए थ्री ए फोर को भी लिख सकते हैं ए वन, तो वो लिख दिया हमने। तो ए फोर किसके बराबर होगा दोस्तों, देखिए 4 बार ए वन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए फोर बराबर 4 गुणा ए वन। तो ए फोर को हमने लिख दिया 4 गुणा ए वन, ठीक है। अब दोस्तों हम निकालना चाहते हैं अनुपात ए थ्री और ए फोर का। तो ए थ्री बटा ए फोर कितना होगा, ए थ्री का मान है 3 गुणा ए वन, तो हमने लिख दिया 3 गुणा ए वन, बटे में ए फोर है, तो ए फोर का मान है 4 गुणा ए वन, तो हमने लिख दिया 4 गुणा ए वन, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी ए वन है नीचे भी ए वन है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3/4। तो ए थ्री बटा ए चार कितना जाएगा 3/4। इसका मतलब ए थ्री और ए चार की जो दूरी है उसका अनुपात हमारा कितना आ गया, 3:4 या 3/4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब त्रिभुज ए थ्री बी डैश, ठीक है, ये वाला त्रिभुज नीले रंग से लिखा है ए थ्री बी डैश, और त्रिभुज ए फोर बी, ठीक है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए फोर बी जिसे हमने पीले रंग से दिखा दिया है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, कौन ए बराबर कौन ए जो है उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो कौन ए बराबर कौन ए होगा, उभयनिष्ठ कौन है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। फिर कौन ए थ्री बराबर कौन ए थ्री और कौन ए फोर ये बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कौन है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। पर संगत कौन क्यों बराबर होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। हमने बी ए फोर के समांतर बी डैश ए थ्री खींचा था, बी ए फोर के समांतर बी डैश ए थ्री खींचा था, ये दोनों समांतर थे, तो समांतर भुजाओं के तो संगत कौन बराबर ही होते हैं, इसीलिए कौन ए थ्री बराबर होगा कौन ए चार के। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कौन बराबर हो गए, तो ए समरूपता की कसौटी लग जाएगी, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्रम क्या होगा, त्रिभुज कौन लिख लेते हैं ए थ्री और जो बच गया वो बी डैश, तो त्रिभुज ए थ्री बी डैश समरूप होगा त्रिभुज कौन लिख लेते हैं ए फोर, जो बच गया वो लिख लेते हैं बी। तो त्रिभुज ए फोर बी के, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समान अनुपात की होती हैं। तो देखो पहला और तीसरा अक्षर पकड़िए बाईं तरफ ए डैश, बटे में दाईं तरफ भी पहला और तीसरा अक्षर पकड़िए बटे में ए बी बराबर। फिर बाईं तरफ हमने पकड़ा पहला दूसरा अक्षर ए थ्री, तो दाईं तरफ भी बटे के लिए पहला दूसरा अक्षर पकड़ेंगे ए फोर। तो ए बी डैश बटे ए बी बराबर आ गया हमारा ए थ्री बटे ए फोर, ठीक है। ए बी डैश कितना है, ये ए बी डैश है, और ए बी कितना है, ये पूरा ए बी है, ठीक है। तो ए बी डैश बटा ए बी कितना आ गया, ए थ्री बटा ए फोर, ए थ्री ये निकाला था और ए फोर ये था हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के अनुपात के बराबर आ गया। अब ए थ्री बटा ए फोर हम निकाल चुके हैं 3/4, ठीक है। तो ए थ्री बटा ए फोर की जगह रख देंगे हम 3/4, तो हमारा आ जाएगा ए बी डैश बटा ए बी बराबर 3/4, ठीक है। तो ए बी डैश और ए बी इन दोनों का अनुपात कितना आ गया हमारा 3/4। हमने ए बी डैश बटा ए बी निकाल लिया 3/4। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, ठीक है, ये वाले त्रिभुज त्रिभुज ए बी डैश सी डैश और त्रिभुज एबीसी में, बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, जो हमने जिसका हमने समरूप त्रिभुज बनाया था, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कौन ए बराबर कौन ए, ये ऊपर जो कौन ए है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर ही होगा। तो कौन ए बराबर कौन ए लिख दिया हमने, और कौन के लिए एंगल के लिए ए लिख दिया। अब देखिए कौन बी डैश और कौन बी ये बराबर है दोनों कौन, ठीक है।
ये संगत कोण है और बराबर है। तो संगत कोण तो है ये, पर बराबर क्यों है ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा ना। क्योंकि हमने बी डैश सी डैश समांतर खींचा था बीसी के समांतर खींचा था बी डैश सी डैश के, ये दोनों समांतर थे, ठीक है। और समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो बी डैश और बी कोण आपस में बराबर होंगे। कोण है तो एंगल के लिए लिख देंगे। अब दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्रम क्या होगा, कोण कोण ए बी डैश, और फिर जो बच गया वो लिख दिया सी डैश। समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी, और जो बच गया वो लिख दिया सी। तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए पहला दूसरा अक्षर ए बी डैश, दाईं तरफ भी पहला दूसरा अक्षर ए बी, तो ए बी डैश बटे ए बी बराबर दूसरा तीसरा अक्षर बी डैश सी डैश, दाईं तरफ भी दूसरा तीसरा अक्षर बी सी, तो बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर पहला तीसरा अक्षर ए सी डैश बटे में दाईं तरफ वाला भी पहला तीसरा अक्षर ए सी, तो बटा ए सी, ठीक है, बराबर होगा। अब ऊपर ध्यान दीजिए, हमने निकाला था ए बी डैश बटा ए बी बराबर 3/4, ये निकाला था हमने, ठीक है। ए बी डैश बटा ए बी बराबर 3/4 निकाला था। तो इसका मतलब ये तीनों अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 3/4 के, क्योंकि ये ए बी डैश बटा ए बी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटा बी सी बराबर ए सी डैश बटा ए सी बराबर 3/4, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, ठीक है, जो हमने बनाया है त्रिभुज रचना की है, वो दिए गए त्रिभुज एबीसी का समरूप है। ये तो हम ये यहाँ निकाल ही चुके थे, ठीक है। और इनकी संगत भुजाएं जो हैं, उनका अनुपात क्या निकल गया था, निकाला है अभी हमने 3/4, ठीक है। तो स्केल गुणा 3/4 है। तो दिए गए त्रिभुज एबीसी का समरूप त्रिभुज हमने बना लिया ए बी डैश सी डैश, जिसकी संगत भुजाएं जो है दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, 3/4 गुनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अब आ जाते हैं हम दोस्तों इसके दूसरी विधि पर, जहां पर स्केल गुणांक जो होगा वो एक से अधिक होगा, ठीक है। हमने छोटा समरूप त्रिभुज बना लिया। अब दोस्तों हमें बनाना है बड़ा समरूप त्रिभुज। इसका मतलब है कि स्केल गुणक जो है एक से अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं कि स्केल गुणक 4/3 है। तो एक दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 4/3 है, ठीक है। दोबारा से वैसा ही कुछ लिख देते हैं। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की क्या है, 4/3 है, ठीक है। तो अभी अनुपात हमें मिल गया समरूप त्रिभुज का, क्या है, 4/3। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी की रचना करना तो हम शुरू में ही सीख गए थे दिए गए त्रिभुज की, ठीक है। अब उसको हम दोबारा नहीं दिखा रहे हैं, वो हमने वीडियो के शुरू में ही सीखा था कैसे दिए गए त्रिभुज की रचना करना है। अब हम रचना करेंगे इसके समरूप त्रिभुज की, जिसका स्केल गुणक होगा 4/3 अर्थात एक से अधिक। तो इसके रचना के चरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही होगा, ए बी से शीर्ष सी की दूसरी ओर एक न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण एक्स खींचिए, जैसा कि हमने पहले भी किया था, ठीक है, वो खींच दिया हमने, ठीक है। शीर्ष से ऊपर है तो ए बी के नीचे खींचेंगे और न्यूनकोण यानी कि 90 डिग्री से कम कोण बनाती हुई खींचेंगे ए बी से। चरण दो में ए एक्स पर हमें चार बिंदु लेने हैं। चार क्यों, क्योंकि 4/3 में तीनों चार में से बड़ी संख्या कौन सी है, चार है, इसलिए चार बिंदु लेंगे, ठीक है। A1 A2 A3 A4 लेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार लेंगे कि वो बराबर दूरी पर हो, यानी कि ए से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही दूरी A3 से A4 हो, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देते हैं बिंदु ए पर, और पेंसिल को ले जाते हैं थोड़ी दूरी पर अपने सुविधा के अनुसार, कैसे चार बिंदु इस एक्स पर आ जाए, ठीक है। तो कुछ दूरी पर एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसको मान लेंगे बिंदु A1। अब ये दूरी फिक्स रख लेते हैं हम प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आते हैं बिंदु A1 पर, और पेंसिल से लगा देते हैं एक और चाप। ये चाप जहां पर एक्स को काट रहा है उसे मान लेंगे हम बिंदु A2, ठीक है। अब दोस्तों दूरी तो उतनी ही रखेंगे नुकीले हिस्से की और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु A2 पर, और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है ये तो वही रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की। प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम बिंदु A3 पर, और लगा देंगे एक चाप, ठीक है, पेंसिल से। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A4, ठीक है। तो ये मिल गया हमें बिंदु A4। तो दोस्तों यहाँ तक तो विधि समान थी, जैसा कि हमने पहले किया था जब स्केल गुणांक 3/4 लिया था। अब थोड़ी परिस्थिति बदल जाती है। वहां पे हमने BA4 को मिलाया था, यहाँ पे BA3 को मिलाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा किसको मिलाना है, तो देखो जो बटे में होता है उसको मिला दीजिए। यहाँ पे बटे में 3 है, उसमें बटे में 4 था, तो यहाँ बटे में 3 है तो BA3, इसलिए A3 को मिल पकड़ा हमने। तो A3 और B को मिला देते हैं, मिला दिया। अब चरण 4 में हमसे कहा गया बिंदु A4। अब बिंदु A4 को क्या लिया यहाँ पर, क्योंकि ऊपर है 4, ठीक है। 4/3 में 4 और 3 में से 4 बड़ा है, ये बात ठीक है। पर अगर हम दोनों विधियों को देखें छोटा और बड़ा त्रिभुज बनाने की, तो 4 ऊपर है, तो इसलिए हमने बिंदु 4 ले लिया, ठीक है। लिखने के लिए आपको यही लिखना होगा, पर आप बिंदु A4 लेंगे क्योंकि 4 ऊपर है, से होकर जाने वाली, ठीक है। तो बिंदु A4 से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो कि BA3 के समांतर हो, BA3 के समांतर हो, ठीक है, ऐसी खींचनी है। जो बढ़ाए गए रेखाखंड AB को हमें बढ़ाना होगा आगे, को जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे हम मान लेंगे B डैश, ठीक है। तो अभी अभी हमने सीख तो लिया है कि कैसे समांतर रेखा खींचनी है, तो उसी विधि को अपनाते हैं। BA3 के समांतर खींचना है, तो A3 पर रख दिया हमने प्रकार का नुकीला हिस्सा,
ठीक है, और पेंसिल को ले गए थोड़ी दूरी पर और एक बड़ा सा चाप लगा दिया। ये चाप ए एक्स को जहाँ काट रहा है वहाँ एक बिंदु दिखा दिया और बी ए थ्री को जहाँ काट रहा है वहाँ पर एक बिंदु दिखा दिया। अब ये दूरी इतनी ही रखेंगे और इस प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम ए फोर पर, जहाँ से हमें समांतर रेखा खींचनी है। और ए थ्री पे पहले रखा था क्योंकि उसके समांतर खींचनी थी बी ए थ्री के। ठीक है, अब ए फोर से समांतर खींचनी है तो उतनी ही दूरी पर पेंसिल को रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे ए चार पर और लगा देंगे एक बड़ा सा चाप। ये चाप ए एक्स को जहाँ काटेगा वहाँ पर एक बिंदु को हम दर्शा देंगे। समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकार को अपने हाथों में पकड़िए, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए इस बिंदु पर, जो हमने ए थ्री से चाप लगाया था। ठीक है, वो चाप जहाँ पर ए एक्स को काट रहा था उस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और वो चाप जहाँ पर बी ए थ्री को काट रहा था उस बिंदु पर प्रकार की पेंसिल की नोक को रखेंगे और दूरी को नाप लेंगे। ठीक है, अब दूरी को इतना ही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर। ये बिंदु हमने कैसे प्राप्त किया था, ए फोर से लाल रंग का चाप लगाया था। ठीक है, और वो चाप जहाँ पर भी ए एक्स को काट रहा था वो बिंदु मिला था। इस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ठीक है, ये चाप लाल रंग के चाप को जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु को दर्शा देंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया सीधा सीधा। ठीक है, जैसे ए बी जा रहा है उसी दिशा में बढ़ा दिया आगे। अब ए फोर से और इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ए फोर से और इस बिंदु से जाते हुए रेखा खींची जो ए बी से बढ़ाए हुए रेखाखंड को प्रतिच्छेद कर रही है। इसे हम बिंदु मान लेंगे बी डैश। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा बी डैश। तो अब इस स्थिति में जो बी ए थ्री है, बी ए थ्री और बी डैश ए फोर, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि हमने समांतर रेखाएं खींचने की विधि से बी डैश ए फोर को बनाया है। ठीक है, तो अब हमने ए फोर से समांतर रेखा खींच ली बी डैश ए फोर, जो बी ए थ्री के समांतर है, जैसा कि हमने चरण चार में कहा था। अब आ गए हैं दोस्तों हम रचना के पांचवें और अंतिम चरण में। पांचवें और अंतिम चरण में हमें क्या करना है, बिंदु बी डैश, जो अभी हमने बिंदु बी डैश का आविष्कार किया, से होकर जाने वाली बीसी के समांतर। ठीक है, तो बीसी के समांतर एक रेखा खींचनी है बी डैश से जाए, जो रेखा एसी को सी डैश पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो एसी को हम बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो जहां भी प्रतिच्छेद करेगी उसे हम मान लेंगे बिंदु सी डैश। तो हमें प्रक्रिया अपनानी होगी समांतर रेखा खींचने की। तो हमें बीसी से समांतर रेखा खींचनी है, तो प्रकार को उठाइए हाथ में, जैसे कि तलवार को उठाते हैं। ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए बी पर, बिंदु बी पर, क्योंकि बीसी के समांतर खींचना है। और अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल को कुछ दूरी पर रख के एक चाप लगाइए बड़ा सा। ये चाप जो है ए बी और बीसी दोनों को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, और बिंदुओं को जहां पर ए बी को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु से दर्शा दीजिए, जहां पर बीसी को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु से दर्शा दीजिए। अब इस प्रकार को आप ले जाएंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु बी डैश पर, क्योंकि बी डैश से हमें समांतर रेखा खींचनी है। और दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की उतनी ही जितनी पहले थी, और एक चाप लगा देंगे। ये चाप ए बी डैश को जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां एक बिंदु को दर्शा देंगे। समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, प्रकार को अपने हाथों में पुनः लेना होगा, दोबारा लेना होगा और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना होगा प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे हम प्रकार की सहायता से। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे जो बिंदु भुजा ए बी पर है। ठीक है, ये दूरी नापने के बाद प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर, जो हमने बी डैश से चाप खींचा था और वो बिंदु मिला था हमें, इस बिंदु पर, और प्रकार के नुकीले हिस्से से लगा देंगे एक चाप। ठीक है, अब ये दोनों चाप, हरा चाप और जो अभी चाप लगाया, जहां मिलेंगे वहां एक बिंदु मिलेगा हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये एसी रेखाखंड को बढ़ा देंगे कि एसी भुजा को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बी डैश से, बिंदु बी डैश से और ये जो बिंदु मिला है इससे जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो है एसी बढ़ाई हुई एसी को जहां मिलेगा उसे बोल देंगे हम बिंदु सी डैश। तो हमें बिंदु सी डैश मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों बी डैश सी डैश जो है वो बीसी के समांतर होगा, जो बी डैश सी डैश हमने खींचा है वो बीसी के समांतर होगा। ये दोनों आपस में समांतर होंगे, क्योंकि हमने समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया से बी डैश सी डैश को खींचा है। तो बी डैश सी डैश समांतर होगा बीसी के। तब ए बी डैश सी डैश अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अब जो ए बी डैश सी डैश ये पीले रंग का जो त्रिभुज बना है, यही क्या है, हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज है। इसी की हमें रचना करनी थी। तो हमने समरूप त्रिभुज की रचना कर दी जिसका स्केल गुणांक 4/3 है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश जो है समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, जिसका की स्केल गुणांक 4/3 है। अब हमें इसकी रचना की प्रमाणिकता करनी है कि जो हमने किया है वो क्यों सही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे रचना की प्रमाणिकता को। तो दोस्तों सिर्फ रचना करने से काम नहीं चलेगा, रचना की प्रमाणिकता भी करनी होगी। कर लेते हैं रचना की प्रमाणिकता। तो दोस्तों ए वन बराबर ए वन ए टू बराबर ए टू ए थ्री बराबर ए थ्री ए फोर होगा। ये सारे बिंदु बराबर दूरी पर होंगे। ए से लेके ए वन से ए टू से ए थ्री, ए थ्री से ए फोर, सब बराबर दूरी पर होंगे। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो ए से ए थ्री की दूरी क्या होगी, ए से लेके ए थ्री की दूरी ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री, वही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ए थ्री किसके बराबर हो जाएगा, ए वन धन ए वन ए टू को लिख देंगे ए वन लिख दिया, धन ए टू ए थ्री को भी लिख देंगे ए वन लिख दिया। तो ए थ्री किसके बराबर हो जाएगा, 3 बार है ए वन, तो हो जाएगा 3 गुणा ए वन के बराबर। अब बात आती है ए फोर की। ए फोर किसके बराबर होगा दोस्तों, ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री धन ए थ्री ए फोर, वही लिखा हमने यहाँ पर। तो ए फोर किसके बराबर होगा, ए वन धन ए वन ए टू को लिख सकते हैं ए वन लिख दिया, धन ए टू ए थ्री को लिख सकते हैं ए वन लिख दिया, धन ए थ्री ए फोर को लिख सकते हैं ए वन लिख दिया। तो ए फोर किसके बराबर हो जाएगा, देखो 4 बार है ए वन, तो 4 बार ए वन, तो ए फोर हो गया 4 बार ए वन के। अब ए फोर बटा ए थ्री, ये तीन निकाल रहे हैं हम, ए फोर बटा ए थ्री,
तो ए फोर है 4 गुणा ए वन लिख दिया हमने, ए थ्री है 3 गुणा ए वन लिख दिया हमने, ऊपर भी ए वन है नीचे भी ए वन है, आपस में कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। तो ए फोर बटा ए तीन कितना आ जाएगा हमारा 4/3, स्केल गुणा के बराबर आ गया, ले आए हम। ठीक है, तो ए फोर और ए तीन का अनुपात आ गया हमारा 4:3। हमने निकाल लिया ए फोर बटे ए थ्री बराबर 4/3। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए फोर बी डैश। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए फोर बी डैश। ठीक है, और त्रिभुज ए थ्री बी, ये छोटा वाला त्रिभुज ए थ्री बी। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, कौन ए बराबर कौन ए, कौन ए दोनों में कॉमन है, वेनिस्ट है, दोनों में है ये कौन। ठीक है, तो कौन ए बराबर कौन ए लिख दिया, कौन है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। फिर कौन ए फोर बराबर कौन ए थ्री, देखो ये वाला कौन ए फोर और ये कौन ए थ्री, ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये संगत कौन है। पर क्या संगत कौन हमेशा बराबर होते हैं, नहीं, कब बराबर होते हैं, जब समांतर रेखाओं पर खींचे गए हों। तो बी ए थ्री के समांतर हमने बी डैश ए फोर खींचा था, ये दोनों समांतर खींचे थे हमने बी डैश ए फोर को। तो अब समांतर रेखाओं के तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कौन ए फोर और कौन ए थ्री बराबर होंगे। कौन है तो एंगल के लिए हमने लिख दिया ए। अब दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्रम देख लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन जो भी कौन है ए फोर और जो बच गया फिर बी डैश वो लिख दिया, तो त्रिभुज ए फोर बी डैश समरूप होगा किसके, त्रिभुज कौन कौन ए थ्री और जो बच गया वो बी। तो त्रिभुज ए फोर बी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए थ्री बी के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएंगे समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए आपस में, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की होंगी। ठीक है, तो देखो ए बी डैश, ठीक है, पहला और अंतिम अक्षर, बटे में भी दाईं तरफ वाला पहला और अंतिम अक्षर लेंगे, बटे में आ जाएगा ए बी। तो ए बी डैश बटे ए बी बराबर पहला दूसरा अक्षर ए फोर, बटे में दाईं तरफ का पहला दूसरा अक्षर आ जाएगा ए थ्री। तो ए बी डैश, ठीक है, ए बी डैश ये बटे में लिखा है हमने ए बी, ये किसके बराबर आ गया हमारा समरूपता से, ए फोर बटे ए थ्री के। ए फोर बटा ए थ्री हम निकाल चुके हैं ऊपर, ए फोर बटा ए थ्री 4/3। ठीक है, तो ए फोर बटा ए थ्री की जगह हम क्या रख देंगे 4/3, तो हमारा आ जाएगा ए बी डैश बटा ए बी बराबर 4/3। तो ए बी डैश बटा ए बी इसका अनुपात आ गया हमारा 4/3। तो दोस्तों हमने निकाल लिया ए बी डैश बटे ए बी बराबर 4/3। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। ठीक है, जो हमारा समरूप त्रिभुज हमने रचना की थी ए बी डैश सी डैश, और त्रिभुज एबीसी जो त्रिभुज हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कौन ए बराबर कौन ए, ये ऊपर वाला कौन, दोनों ये कौन ए जो है इन दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, तो बराबर ही होगा। तो कौन ए बराबर कौन ए है, और कौन है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। फिर बात कर लेते हैं कौन बी डैश बराबर कौन बी। कौन बी डैश ये और कौन बी ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि संगत कौन है, और संगत कौन तभी बराबर होते हैं जब ये समांतर रेखाओं पर हों। तो हमने जो रचना की थी बी डैश सी डैश, समांतर खींचा था बीसी के, बी डैश सी डैश को समांतर खींचा था बीसी के, रचना से था ये, तो इनके संगत कौन बराबर ही होंगे। तो कौन बी डैश कौन बी के बराबर ही होगा। कौन है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। अब दो कौन बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ए समरूपता की कसौटी से। ठीक है, क्रम देख लेते हैं। त्रिभुज फिर कौन कौन ए बी डैश, फिर क्या बच गया सी डैश, तो सी डैश लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी कौन है दोनों, तो ए बी लिख दिया, फिर सी बच गया तो सी लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के ए कसौटी द्वारा, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। अब दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की होती हैं। पहली बात तो ये दो त्रिभुज समरूप होगा, ये हमारी एक रचना की प्रमाणिकता हो गई। ठीक है, कि हमने जो त्रिभुज खींचा था ए बी डैश सी डैश वो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप है। ठीक है, तो ये तो रचना की प्रमाणिकता हो गई। अब बस हमें देखना कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:3 है या नहीं। तो अब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की तो होंगी होंगी। ठीक है, लेकिन क्या वो अनुपात 4:3 है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो पहला दूसरा अक्षर ए बी डैश, दाईं तरफ का भी पहला दूसरा अक्षर बटे में ए बी आ गया बराबर, दूसरा तीसरा अक्षर बी डैश सी डैश, दाईं तरफ का भी दूसरा तीसरा अक्षर पकड़ेंगे बटे में बी सी आ गया बराबर, पहला तीसरा अक्षर ए सी डैश, दाईं तरफ का भी पहला तीसरा अक्षर पकड़ा बटे में ए सी, ये बराबर होंगे। और अभी हमने निकाला था ए बी डैश बटे ए बी बराबर 4/3 होता है। तो ए बी डैश बटे ए बी अगर 4/3 के बराबर है तो ये सभी अनुपात 4/3 के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश बटे ए सी, ये किसके बराबर होगा 4/3 के, क्योंकि ए बी डैश बटे ए बी जो है वो 4/3 के बराबर है, ये अभी हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः जो त्रिभुज हमने रचना की है ए बी डैश सी डैश दिए गए त्रिभुज एबीसी का समरूप त्रिभुज है, और स्केल गुणा कितना है 4/3, मतलब कि ये जो नया त्रिभुज हमने बनाया है ए बी डैश सी डैश, इसकी जो भुजाएं हैं वो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। रचना 11.3। रचना 11.3 में हमें क्या करना है दोस्तों, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो एक वृत्त होगा, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु होगा, इस बिंदु से हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो दोस्तों हमने अध्याय 10 में पढ़ा था वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हमें दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी होंगी। ठीक है, तो यही रचना करनी है हमें, एक वृत्त होगा, वृत्त के बाहर एक बिंदु होगा, ठीक है, उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है, और फिर रचना की प्रमाणिकता करनी है, रचना का औचित्य देना है। तो 11.3 की रचना कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा इसके बाहर एक बिंदु P दिए हुए हैं, हमें P से वृत्त पर दोनों स्पर्शरेखाएं खींचनी है। तो एक हमने वृत्त बना लिया जिसका कि केंद्र O है जो हमें पता है दिया गया है, और एक इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P दिया गया है हमें। ठीक है, तो अब रचना के चरण रचना कर लेते हैं।
तो रचना का पहला चरण है पी और ओ को मिलाइए, मतलब वृत्त के बाहर जो बिंदु पी है और वृत्त का केंद्र ओ, उन दोनों को मिला दीजिए। ये मिला दिया दोस्तों। फिर पीओ को समद्विभाजित करिए। ठीक है, तो पीओ जो रेखाखंड खींचा उसको समद्विभाजित करना है हमें। ठीक है, कैसे समद्विभाजित करना है दोस्तों, ये हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में देखा था। फिर से आप समझ लीजिए कि कैसे किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करते हैं हम। ठीक है, समद्विभाजित या लंब समद्विभाजित एक ही चीज है, कैसे करते हैं विधि को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ हमें पीओ को समद्विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, पी और ओ को केंद्र मानकर तथा 1/2 पीओ मतलब पीओ से आधा, आधा से अधिक, 1/2 पीओ से अधिक त्रिज्या लेकर एक रेखाखंड पीओ के दोनों ओर चाप लगाएंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए। ठीक है, तो कैसे समझ लीजिए। ठीक है, एक प्रकार लेंगे। ठीक है, अब प्रकार में नुकीले हिस्से और पेंसिल की जो दूरी होगी वो दूरी पीओ की दूरी की आधी से ज्यादा होगी, 1/2 पीओ से अधिक। ठीक है, तो 1/2 पीओ से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, मतलब आधी से अधिक लेंगे। ठीक है, आधी से अधिक दूरी लेंगे और प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु पी पर रखिए और 1/2 पीओ से ज्यादा दूरी रखेंगे पेंसिल और प्रकार के नुकीले हिस्से में और एक चाप ऊपर लगाएंगे। फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा पी पर ही रहेगा और एक चाप लगा देंगे नीचे। ठीक है, और दूरी वही रहेगी जो हमने अभी ली थी, मतलब 1/2 पीओ से ज्यादा कुछ भी। ठीक है, अब प्रकार को हम रखेंगे हम नुकीले हिस्से को केंद्र ओ पर। ठीक है, और एक चाप लगा देंगे ऊपर। ठीक है, दूरी वही रहेगी नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और एक चाप लगा देंगे हम नीचे केंद्र ओ पर नुकीले हिस्से को रखकर। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं ये चाप एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऊपर वाला बिंदु ए है और नीचे वाला बिंदु बी है, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ए और बी को मिलाइए, ए और बी को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमने समद्विभाजित कर दिया पीओ को। अब मान लेते हैं कि ए बी और पीओ को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो ए बी और पीओ रेखाखंड है, ठीक है, रेखा है, वो जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या है, बिंदु एम है। ठीक है, तो ये विधि होती है दोस्तों किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करने की। तो पीओ को समद्विभाजित हमने कर दिया, तो ये विधि आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है पीओ को समद्विभाजित करिए और इस विधि से आप समद्विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो हमने पीओ का समद्विभाजक खींच दिया। ठीक है, पीओ को समद्विभाजित कर दिया हमने। ठीक है, तो हमें बिंदु एम मिला जो पीओ को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पीओ का मध्य बिंदु एम है। ठीक है, इसका मतलब एम की दूरी पी से और ओ से बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एम को केंद्र मानकर तथा एमओ को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। एमओ को त्रिज्या कह दें या पीएम को त्रिज्या कह दें, एक ही बात है क्योंकि ये दूरी बराबर है। ठीक है, तो एम को केंद्र मानकर, ठीक है, यानी कि प्रकार का नुकीला हिस्सा एम पर रखेंगे और एमओ को त्रिज्या मानकर, ठीक है, यानी कि पेंसिल की नोक को रखेंगे ऊपर और एक वृत्त को हम खींच देंगे। ठीक है, तो एक वृत्त खींच दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा चरण 3। अब मान लेते हैं कि ये दिए गए वृत्त को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये जो नया वृत्त बना है, ये दिए गए वृत्त जो पीले रंग का वृत्त था जो दिया गया वृत्त था उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मान लेते हैं वो बिंदु है बिंदु क्यू और बिंदु आर। ठीक है, अब चौथे चरण में हमें क्या करना है, पी को क्यू तथा आर से मिलाइए। पी को क्यू से मिला दीजिए और पी को आर से मिला दीजिए। ठीक है, अब जो है पी क्यू और पी आर यही हमारी अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। जो पी क्यू है और पी आर है ये दोनों ही क्या है, हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हो गई रचना दोस्तों, रचना 11.3 की। अब हम रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं। तो रचना हो गई हमारी, अब रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओ क्यू और ओ आर को मिलाइए। ओ और क्यू को मिला देते हैं, ओ और आर को मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। पी क्यू जो पीओ जो है वृत्त का व्यास है, पीओ जो है वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये हरा वाला वृत्त जो खींचा था हमने उसका व्यास है, जिसकी रचना की थी, खींचा था रचना के समय। ठीक है, दिया गया वृत्त का व्यास नहीं है, जो हमने वृत्त खींचा था उसका व्यास है पीओ। तो पीओ जो है अर्धवृत्त होगा, मतलब वृत्त को दो भागों में बांटेगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, पीओ। अब दोस्तों हमने कक्षा 9 में पढ़ा था अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त से अगर कोई कोण बनाए हम, ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी, तो वो समकोण होता है। इसका मतलब क्या है कि कोण क्यू जो है वो समकोण होगा, तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री होगा। और कोण आर भी जो है वो 90 डिग्री होगा, तो कोण आर हमने 90 डिग्री का बता दिया। अगर कोण क्यू 90 डिग्री है, ठीक है, इसका मतलब पी क्यू और ओ क्यू एक दूसरे पर लंब होंगे, पी क्यू लंब होगा ओ क्यू पर। ठीक है, क्योंकि कोण क्यू 90 डिग्री है। उसी प्रकार कोण आर अगर 90 डिग्री है तो पी आर और ओ आर एक दूसरे पर लंब होंगे, पी आर लंब होगा ओ आर पर। ठीक है, एक दूसरे पर लंब होंगे ये। ठीक है दोस्तों, ओ क्यू और ओ आर दिए हुए वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ क्यू और ओ आर जो हमें वृत्त दिया गया था उसकी त्रिज्याएं हैं ओ क्यू और ओ आर। ठीक है, दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ओ क्यू जो है लंब है पी आर पर, तो ओ क्यू पी क्यू पर, और ओ आर लंब है पी आर पर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो त्रिज्या ओ क्यू लंब है पी क्यू पर, इसका मतलब पी क्यू जो है स्पर्श रेखा होगी। उसी प्रकार त्रिज्या ओ आर लंब है पी आर पर, इसका मतलब पी आर भी हमारी स्पर्श रेखा होगी। इसका मतलब पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः पी क्यू और पी आर अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये इससे हमारी रचना की प्रमाणिकता हो गई कि हाँ, जो हमने खींची थी पी क्यू और पी आर वो जो है हमारी स्पर्श रेखाएं ही हैं। दोस्तों ये रचना तो आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, यहाँ पर बस एक टिप्पणी का जिक्र कर लेते हैं हम कि यदि ये कुछ प्रश्नों में ना जैसे वृत्त का केंद्र नहीं दिया गया होगा, तो हमें क्या करना होगा केंद्र ज्ञात करने के लिए,
हम कोई भी दो असमांतर जीवाएं लेंगे, ठीक है, और उनके लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही हमारा केंद्र होगा। और केंद्र ज्ञात करने के बाद जैसा कि हमने ऊपर किया है वैसे ही हम रचना कर देंगे। तो दोस्तों इसके बारे में कि कैसे केंद्र ज्ञात करना है, इसी अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हमने बताया है कि कैसे दो असमांतर जीवाएं लेकर उनके लंब समद्विभाजक खींचकर हम उसके प्रतिच्छेद बिंदु के द्वारा केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप हमारे अध्याय 11 के परिचय के वीडियो को अवश्य देखिए। उससे आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आवश्यकता होगी जिसमें वृत्त का केंद्र नहीं दिया गया हो। प्रश्न 11.3 में तो आपको ऐसे ही करना है जैसे ऊपर आपको समझाया है। रचना 11.3 का इस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो आपकी प्रामाणिकता के साथ खत्म हो गया था। बस ये आपको प्रश्नों को हल करने के लिए बताया गया है।